नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी पैम्फलेट पर। मेरे पीछे जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, कायदे से तो इस बिल्डिंग में गारमेंट हब बनना था, गारमेंट इंडस्ट्री का हब बनना था, लेकिन एक महिला की जिद ने यहाँ से गारमेंट इंडस्ट्री जो कि बहुत फल फूल सकती थी उसे तो बाहर फेंका ही फेंका, और ये जगह बन गई वो जहाँ से कथित रूप से बंगाल 15 सालों तक चला। कैसा चला वो आज के नतीजे दर्शा ही रहे हैं कि लोगों ने उस शासन को, उस दल को नकार दिया है और नई सरकार यहाँ पे बनने वाली है। अब इस बिल्डिंग का जिक्र क्यों, तो इसके बारे में आकाश जी बताएंगे। आकाश जी ये बताइए, इस बिल्डिंग का रंग आपको क्या दिख रहा है? फिलहाल तो मुझे ये सफेद और नीली दिख रही है बिल्डिंग। अच्छा, और आपको क्या दिख रहा है? भाई क्या बात करो, किसको ये गेरुआ नहीं दिख रहा आपको? भाई ये गेरुआ बिल्डिंग है, इसको ठीक से देख लो। ये नवान्नो है। हाँ। और आज से जो है ये गेरुआ हो गया है। जिसको नहीं दिख पा रहा है वो अपनी आंखें ठीक करा ले। कुछ दिन तक गेरुआ रहेगा, उसके बाद ये बिल्डिंग जो है शिफ्ट होके राइटर्स में चली जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी जी की सारे टैक्टिक्स फेल हो चुके हैं। इतना भीतरी बाहरी वाली बात थी वो भी फेल हो चुकी है। तो ये बिल्डिंग का रंग जो है क्या भीतरी बाहरी क्या? हाँ समझाइए जरा। जैसे 2021 में हाँ। जब पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अपने सारे नेताओं को उतार दिया, जो कि स्वाभाविक है, तो ये बात हुई कि भाजपा जो है बाहरी लोगों को लाकर बंगाल में प्रचार कर रही है। 2021 में कहीं ना कहीं ये नैरेटिव जो है सफल हुआ, लेकिन 26 में भाजपा ने उस खेल में पलटनी दे दी ममता जी को। कैसे? मनोज तिवारी यहाँ पर आते हैं और गाना बनाते हैं बंगाली में, एबारी पलटानो दरकार चाही बीजेपी सरकार। क्योंकि यहाँ पे जो बिहार यूपी के लोग रहते हैं वो भी हिंदी को भी बांग्ला टोन में बोलते हैं। हाँ, जैसे कि मैं स्वयं, मेरी हिंदी और बांग्ला सब चले आते हैं, तो उन्होंने एक हिंदी बंगाली मिक्स से गाना बनाया यहाँ के लिए। यहाँ पे मैथिली ठाकुर जी आई तो उन्होंने यहाँ पे एकला चलो रे इतना सुंदर प्यारा गीत गाया। रवि किशन जी उन्होंने यहाँ पे शिव जी का भजन गाया। यहाँ पे शिव की आराधक बहुत ज्यादा है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर कंगना जी आई तो उनके रील्स पर रील्स वायरल होने लगे। हेमा मालिनी आई तो बंगाली अंदाज में ही रही। और यहाँ पर जो भी नेता आए बाहर से, उन्होंने एकदम बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि कट टू कट एकदम शार्पली इसको काउंटर किया है। मछली खाया जरूरत पड़ी तो, मछली खिलाया जरूरत पड़ी तो, और हर नैरेटिव में टीएमसी को पटकनी दे दी। और बिल्कुल बंगाल के लोगों ने माना कि हाँ भाई भाजपा की तो स्ट्रेंथ ही है। इतने लोग अगर भाजपा के संग, हिमंतो जी यहाँ पर हैं, विश्व शर्मा जी, हिमंत विश्व शर्मा असम के सीएम, बंगाली में भाषण दिया। उत्तर बंगाल गए तो हिंदी में भाषण दिया, इसमें होमिया मिक्स थी। तो पूरा बता दिया वहाँ की जाओ असम आओ, तुमको मछली खिलाता हूँ बढ़िया। यहाँ तो अच्छी मछली नहीं आ पा रही होगी, बंगाल में अच्छी मछली नहीं आ पाती है क्योंकि आप उसको रोक देते हो, ट्रैफिक और ट्रेड खराब है। तो वो नेगेटिव ध्वस्त हो गया। इसलिए बाहरी वाला कार्ड जो खत्म हो गया और पश्चिम बंगाल के भीतर जो है वो पश्चिम बंगाल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ से निकली भाजपा की सरकार बन रही है। श्यामा प्रसाद का रंग जो है वो गेरुआ है। श्यामा प्रसाद की भूमि में श्यामा प्रसाद की सरकार। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे, बोलते रहे कि कलिंग और अंग के बाद बंग में भी जो है वो भाजपा का शासन होगा, और ये होता हुआ नजर आ रहा है। फ्रॉम गंगोत्री टू गंगा सागर, अगर आप जितने भी राज्य देखेंगे जहाँ जहाँ से गंगा जी गुजरती हैं, चाहे उत्तराखंड ले लीजिए, फिर उत्तर प्रदेश ले लीजिए, फिर आप बिहार ले लीजिए, और अब अंत में जहाँ पे गंगा सागर से मिलती है, वैसे गंगा सागर में भी सरकार हो गई है। बहुत ये कल मैं कुछ पत्रकारों के साथ भी वार्तालाप कर रहा था, बंगाल के लोगों के साथ। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपको बंगाल कैसा लगा। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा क्या मैं कोई फॉरेनर हूँ या मैं बाहर से आया हूँ, ये क्यों आप, मतलब जैसे एक दौर में हम कश्मीर जाते थे ना आकाश जी, तो वहाँ पे लोग बोलते थे अच्छा तुम इंडिया से आया, अरे तू क्या बाहर का है, यू आर ऑल्सो इंडियन। अरे बोलो दिल्ली से आया, बिहार से आया, यहाँ पे आप बाहर से आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने उनको कहा कि भैया ऐसा है कि अगर बंगाल का विभाजन नहीं हुआ होता और तुम रेस्ट हिस्ट्री में जाओ तो मैं तुमसे ज़्यादा बंगाली हूँ। हमारे व्यक्ति जो हैं आज भी आपके यहाँ बड़े शान से बैठे हुए हैं, हालांकि कुछ पत्रकारों को उनका नाम नहीं पता होता। उन्हें नहीं पता होता कि वो राज दरभंगा है जिनका शासन ये अपनी 24 परगना के बहुत सारे गाँवों तक होता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस कॉलेज में पढ़े और बाद में उसके चांसलर बने, और उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी जिसके चांसलर रहे, उस कॉलेज को पूरी तरीके से बनाया राज दरभंगा ने है। और यहाँ तक मतलब कि बेसिकली बात की जाए, जब स्टेट ही सेम है तो उस स्टेट में इंटर डिस्ट्रिक्ट तो लोग जाएंगे ही जाएंगे ना। ये तो आपने बाद में ऐसा कर दिया कि भैया स्टेट्स आपसे संबंध नहीं रही, तो आपने उनको विभाजित करना शुरू कर दिया। और बंगाल का विभाजन तो बेसिकली आज़ादी के मूवमेंट को रोकने के लिए किया गया था। द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स में गोपाल पाठा के साथ जो लोग खड़े थे युद्ध लड़ने के लिए, वो कौन थे? वो यूपी और बिहार के ही तो थे।
ये अलग कब से हो गए? ये जो नैरेटिव बार बार बाहरी बाहरी बाहरी, आपको भी बाहरी, दिल्ली नंबर गाड़ी है हमारी, तो दिल्ली नंबर गाड़ी देखते ही मतलब एक तरीके से शंका, ये कितना विचलित करता था? ये सबसे पहली बात तो ये कि आज के बाद से ये चीज़ खत्म होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। दूसरा ये है जो कि बाहर से देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये नहीं है कि ममता बनर्जी और उनके उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी के हाथ सौंप दी जाएगी, इसमें ऐसा नहीं चलता है। तो बाहर एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो तमाम लोग हैं, वो आते हैं यहाँ पे अपना प्रचार करते हैं और परिणाम अनुकूल आते हैं, तो लोगों में थोड़ी सी ज्यादा विचलित हो जाते हैं। अब ममता बनर्जी क्या बाहर के लोग को नहीं बुलाती हैं? अगर वो किसी एक को, मान लीजिए रवि किशन जी का नाम ले लेते हैं, अगर उनको वो बाहरी कह रही हैं, तो तेजस्वी को बुला रही हैं, केजरीवाल को बुला रही हैं, जो अपनी टेरिटरी नहीं संभाल पा रहे। आज आप बिहार चले जाइए, किसी बच्चे से पूछ लीजिए तेजस्वी जी कैसे नेता हैं, तो वो जो बताएगा, मैं वो बताना यहाँ पे उचित नहीं समझूंगा कि उसके बारे में क्या बोलेगा। तो बाहर से कोई कुछ नहीं आ रहा है, सब यहीं के ही लोग हैं। तो ये सब ऐसा लगता है लोग को, बाहरी कुछ भी नहीं, हिंदुस्तान का पार्ट है, भारत का हिस्सा है ये, हम भी भारतीय हैं। और अब आगे से अब इसका मतलब डाउनफॉल जो अभी तक बंगाल का हुआ वो अब की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ने वाला है। और एक चीज आपको भी समझनी होगी कि आपने क्या सेकंड लाइन या थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार की? अभी भारतीय जनता पार्टी में अगर देखा जाए तो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप में सिर्फ एक ही नेता है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में आपको बहुत सारे नेता नजर आते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह नजर आते हैं, राजनाथ सिंह जी नजर आते हैं, एस जयशंकर नजर आते हैं। फिर थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप देखिए, जिसमें आपको योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा नजर आते हैं, देवेंद्र फडणवीस नजर आते हैं, अलग अलग राज्यों के सीएम नजर आते हैं। इनफैक्ट अभी नए नवेले सीएम सम्राट चौधरी, वो भी आपको इस लाइन में नजर आते हैं। और मजे की बात देखिए कि एक तरफ जो आपके व्यक्ति हैं उनके अंदर एक स्टारडम आ जाता है कि हम जी राज्यसभा सांसद है तो हम एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, हम स्ट्रीट कॉर्नर को संबोधित नहीं करेंगे। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के आए मुख्यमंत्री सिर्फ गुजराती कॉलोनी के साथ बैठ के नाश्ता करते हुए आपको चुनावों में नजर आ जाएंगे। जो मराठी कम्युनिटी भवानीपुर में रहती है, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें क्लिक करवा रहे हैं। तो में मारवाड़ी समाज के संग भजनलाल शर्मा जी जो है वो छोटे से बैंक्वेट में कुछ 500 परिवार के संग भजनलाल शर्मा सीएम बैठ के बातचीत कर रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर जो है पूर्व मंत्री, पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष, उत्तर हावड़ा में आके स्ट्रीट कॉर्नर में एक गली में आके प्रचार कर रहे हैं। स्मृति ईरानी 50-50 लोगों, मतलब आपने बड़ी बड़ी रैली तो देखी, लेकिन हमने कई ऐसी रैली देखी है जिसमें 50 लोग थे, 100 लोग थे, लेकिन आपको पैशन में कोई कमी नजर नहीं आएगी। उस 50 लोगों को भी वो वैसे संबोधित कर रहे थे जैसे सामने 5000 लोग। और उसी का ये नतीजा निकला कि आपको कूच बिहार में नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली नजर आती है, ब्रिगेड भरता हुआ नजर आता है, हल्दिया भरता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट मुर्शिदाबाद, जहां पे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि प्राइम मिनिस्टर की रैली भी होगी, और रैली होगी तो उस तरीके की भीड़ होगी। पानीहाटी के पास जहां पे रैली हुई, इधर लास्ट में बैरकपुर में शायद रैली हुई है, हर जगह बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। और इस बात तो हमने देखा कि होम मिनिस्टर की जो रैली थी, चाहे आप डायमंड हार्बर की बात कर लें, जहां से उन्होंने अपनी इस कैंपेन को, जब परिवर्तन यात्रा शायद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी काकद्वीप से, जहां पे जिस दिन रैली थी वो रैली सफल ना हो, इस चीज के लिए रैली के जो मुख्य आयोजक थे, जिन पे जिम्मेदारी थी, उनको गोली मार दी गई थी। उसी दिन की बात हम बता रहे, जब तक MCC यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी ये सभी अपने राज्यों के बड़े नेता हैं, काफिला चलता है उनका अपने राज्यों में, लेकिन यहाँ पे वो आपको 10 लोगों से इंटरेक्ट करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव में नजर नहीं आए, कीर्ति झा आजाद चुनाव में नजर नहीं आए। आपने जो 4 नए नवेले सांसद बनाए, चाहे आप मेनका गुरुस्वामी की बात कर लें, चाहे आप राजीव जी की बात कर लें, या आपने जो जिन लोगों को लगातार भेजा, पुश किया, आपने पिछली बार नुसरत जहां को भेजा था, मिमी चक्रवर्ती को भेजा था, कहाँ है वो सारे के सारे? के संबंध में गए थे। हाँ, तो आप अगर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये थ्रेट है कि अगर कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार हो जाएगी तो वो अभिषेक बनर्जी के लिए खतरा हो जाएगी, या अभिषेक बनर्जी जिसे चाहेंगे उन्हें प्रमोट करेंगे। आपको एक चुनावों में श्रेयानी घोष जो है वो बहुत ज्यादा ममता बनर्जी को कॉपी करती हुई नजर आएंगी, तो दूसरे चुनाव में आपको महुआ मित्रा के इर्द गिर्द कैंपेन नजर आएगा। जब इतनी इनसिक्योरिटी होगी तो आप सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार नहीं कर पाएंगे, और तब आप बार बार कहेंगे कि भाजपा पूरी चुनावी मशीनरी के साथ उतरती है। आप कहने को इंडिया अलायंस के पार्ट थे, लेकिन आपने क्या किया? 2024 में इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। उससे पहले जो पंचायती के चुनाव हुए उसमें आपने इंडिया अलायंस के जितने भी वर्कर्स थे उनका कत्ल किया, तो वो आपके साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आए। और यही वजह है कि जो नतीजों में नजर आ रही है, एक तरफ एक पूरा संगठित पार्टी
विथ डिसिप्लिन, दूसरी तरफ एक अलायंस जो कि छिन्न भिन्न है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हम पूरे दिन आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।